Okay, so today we'll be starting with chapter number 1 of OC, which is related to principles of management. ये चैप्टर में से अगेन किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको? तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा फॉर 4 मार्क्स. उसके बाद यहाँ पे हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये 14 प्रिंसिपल्स है, बट ये फिर भी क्वेश्चन जनरली जो आता है दैट इज फॉर 4 मार्क्स. 99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आएगा. और उसके बाद यहाँ पे जो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अगेन इसमें से इधर कभी प्रिंसिपल्स पूछे जाएंगे या कभी टेक्निक्स. ओके, सो 4 मार्क्स के 2 to 3 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली आपके एग्जामिनेशन में आते हैं. दे आर स्ट्रेट क्वेश्चंस, मतलब एक तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए उस टाइप में आते हैं. फाइन. सो चैप्टर नंबर 1, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होता है? व्हाट इज प्रिंसिपल? Yes, rules and regulations, they are some fundamental truths, they are some statements, they are some propositions, they are some systems कि इस system के basis पे हम work करेंगे, या they are some beliefs, या they are some fundamentals based on which you are going to operate. तो इसको बोला जाता है principles. So principles are fundamental truths या propositions. They are the foundation for a system of belief or behavior or reasoning. कि इस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए, इस तरीके से ये सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस होने चाहिए, इस सबको क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब ये प्रिंसिपल्स में जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, तो उसका मतलब क्या आ जाएगा? सो कौन से तरीके हैं या किस टाइप से एक ऑर्गेनाइजेशन को आइडियली मैनेज करना चाहिए, दैट इज व्हाट इज गिवन इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब सिस्टम्स, बिलीव्स या वे ऑफ ऑपरेशन या स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑपरेट. सो दे आर सिस्टम्स और टेक्निक्स व्हिच गिव one directional result मतलब entire organization is aiming to achieve good profits for the organization, they are aiming for the development of the organization. तो यहाँ पे अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, ये नेसेसरी क्यों है? टू गेट गुड रिजल्ट्स. सो वन डायरेक्शनल रिजल्ट है, everyone is aiming for one single thing for one particular aim, that is growth of the organization. दे प्रोवाइड गाइडलाइन टू मैनेजर्स. ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, उन सबको जब एक सिस्टम पता है, एक बिलीफ पता है, एक सेट ऑफ रूल्स पता है जो यूज करके उनको ऑपरेट करना है, तो वहां पे उनको क्या मिल जाएगी? गाइडलाइन की मैनेजर्स को किस तरीके से एक्ट करना है, उनको एम्प्लॉयज को किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उनको कैसे उनको गाइड करना है, मोटिवेट करना है, उनसे किस तरीके से काम करवा के लेना है, दैट इज व्हाट इज गाइडलाइन टू मैनेजर्स. नेक्स्ट, ये प्रिंसिपल्स के कारण क्या होता है? प्रिंसिपल्स हेल्प इन गाइडिंग, इन्फ्लुएंसिंग द जूनियर्स as well as increasing the efficiency of the people working in the organization. तो ये principles act as guide, they influence the people working in the organization, क्योंकि सबको पता चलता है कि आइडियल वे ऑफ ऑपरेशन क्या है, आइडियल तरीका क्या है ऑफ रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन. So it helps to increase the efficiency, increase the sales, increase the productivity, increase the profits of the organization. समझा? Yes. नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स के ऊपर. नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स मतलब ये प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर उनका क्या है. सो फर्स्टली दे हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन. यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया के बाहर एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो अलग अलग प्रिंसिपल्स पे चलते होंगे? बिलीफ्स अलग हो सकते हैं, बट क्या प्रिंसिपल्स कुछ ना कुछ होंगे उनके? यस. तो प्रिंसिपल्स है ही नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में और एक ऑर्गेनाइजेशन में है, ये हो सकता है? नहीं. दे कैन वेरी, दे कैन चेंज, they can change as per the type of organization, the location of the organization, the people who are dealing in the organization, but principles will be there.
तो क्या सब ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रहेंगे? यस। क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर लेवल पे रहेंगे? मतलब जो आपके फैक्ट्री में लेबर वर्क कर रहा है उनके यहाँ पे भी प्रिंसिपल रहेंगे, दे विल आल्सो वर्क यूनाइटेडली फॉर वन गोल इन वन डायरेक्शन, राइट? सिमिलरली जो टॉप मैनेजर्स है क्या वो भी कुछ प्रिंसिपल्स रख के काम करेंगे? यस। ऐसे हो सकता है कि किसी लोगों को तो प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है ही नहीं, वो कैसे भी अनएथिकल वर्क कर सकते हैं, चलेगा? नहीं चलेगा। एवरीवन शुड हैव सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। सो प्रिंसिपल्स का क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। All types of organization in any place in the world, all levels of organization, all categories of organization, सब में principles तो रहेंगे. So they have universal application. Next जो अभी हम आगे जाके principles देखेंगे उसमें बोला है कि they will have equal importance. किस तरीके के प्रिंसिपल्स होते हैं ये देखने के बाद आपको इस चीज पे और क्लैरिटी आएगी, बट आपको समझना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंसिपल होता है जहां पे आपको एम्प्लॉयज को प्रॉपर रेम्यूनरेशन पे करना चाहिए, प्रॉपर रेम्यूनरेशन पे होना चाहिए, जो आपका वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, द एक्सपर्ट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। क्या ये भी प्रिंसिपल है? यस। एवरीवन शुड वर्क विथ यूनिटी। क्या ये भी प्रिंसिपल है? यस। अब यहाँ पे हम बोलने लगे कि यूनाइटेडली काम करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पे देना सबको इंपॉर्टेंट है, ऐसे चलेगा क्या? नहीं। सब प्रिंसिपल्स जो है जब हार्मोनियसली प्रॉपरली अप्लाई होंगे विथ इक्वल वेटेज टू ऑल, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? अच्छे से प्रोग्रेस करेगी, राइट? सो ऑल द प्रिंसिपल्स हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। कोई भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि कोई सुपीरियर होता है, कोई इंफीरियर होता है, कोई ना फॉलो करो तो चलता है, ऐसे नहीं है। सब प्रिंसिपल्स को अच्छे से आपको ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट गुड रिजल्ट्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है या एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक सर्विस प्रोवाइड करने वाली एंटिटी है, क्या ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल्स अप्लाई करने का तरीका अलग अलग होगा? यस। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में ज्यादातर चीजें क्या रहती है? कुछ रॉ मटेरियल परचेस हुआ रहता है, मशीन से काम चलता है, प्रोडक्शन होता है। बट सर्विस इंडस्ट्री की जब बात करो, जहां पे से लॉयर्स है जो केसेस फाइट कर रहे हैं, लीगल फर्म है, कहाँ क्या वहां पे मैन पावर या लेबर ज्यादा लगता है? यस। पीपल ज्यादा अपॉइंट होते हैं? यस। तो अलग टाइप के प्लेटफॉर्म्स में या अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई या चेंज करना पड़ सकता है as per the type of organization, the scale of the organization, the people working in the organization? Yes. So principles have to be flexible, they need to be changed or modified as per the changing scenarios. उसके बाद हमने जैसे डिस्कस किया, दे आर जनरल गाइडलाइंस, गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स टू वर्क टू ऑपरेट, गाइडलाइंस टू पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन कि उनको आइडियली कैसे काम करना चाहिए। नेक्स्ट, दीज प्रिंसिपल्स आर बिहेवियरल। ये प्रिंसिपल्स जो अप्लाई हो रहे हैं ये क्या ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को अप्लाई होंगे, मशीनरी को अप्लाई होंगे? नहीं। किसको अप्लाई होते हैं? लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो क्या ये लोगों के बिहेवियर के ऊपर ये प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन चेंज होगा? यस। क्या लोगों के रिएक्शंस, एक्शंस, क्या लोगों की टेंडेंसीज, थॉट प्रोसेसेस इसमें कंसिडर होनी चाहिए? यस। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये जो भी प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ये क्या है? दे आर बिहेवियरल, दे आर देयर टू कंट्रोल अ ग्रुप एंड दे आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स हैव अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हमने जैसे क्लियरली बोला, अगर प्रिंसिपल्स अच्छे तरीके से अप्लाई होंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो क्या इसका मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है हर प्रिंसिपल का? यस। आप एम्प्लॉयज को प्रॉपर सैलरी पे करोगे तो क्या वो अच्छे से काम करेंगे? यस। क्या उनको अच्छे वर्किंग कंडीशंस आप दोगे तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे? यस। सो ये क्या है? प्रिंसिपल्स जब अच्छे से अप्लाई होते हैं तो रिजल्ट्स भी क्या मिलते हैं आपको? बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है, दे आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये क्या हो जाते हैं? ये हमेशा इंप्रूव होते हैं, चेंज होते हैं एज पर चेंजिंग सिनेरियोस,
और इसलिए उनका डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली होते जाता है एज एंड हाउ दे आर प्रैक्टिस. तो अलग अलग मैनेजर्स अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं विद देयर टीम, विद देयर ग्रुप ऑफ पीपल whom they are working और लीडिंग, और उसके साथ साथ ये प्रिंसिपल्स क्या हो जाते हैं, चेंज होते जाते हैं एंड बेटर प्रिंसिपल्स कम इनटू पिक्चर. समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे क्या है, दे आर प्रैक्टिस, दे आर फॉर्म्ड और डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. सो यस, दिस इज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स. नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स में क्या क्या है? फर्स्टली यूनिवर्सल, इक्वल, फ्लेक्सिबल, जनरल, बिहेवियरल, cause and effect, and practice and experiments. Yes, quick, repeat, answer. Principle का nature universal, equal, flexible, general, behavioral, cause and effect, practice and experiments. अगर behavioral तक भी याद रह रहा है तो भी sufficient. Question कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का. 5 पॉइंट्स लिख रहे हो, enough. कितने क्या क्या होते हैं? यूनिवर्सल, इक्वल, फ्लेक्सिबल, जनरल, बिहेवियर, cause and effect, practice and experiments. Once again, universal, equal, flexible. किस चीज का आंसर था? यस, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सिग्निफिकेंस मतलब ये प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, इनका ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस है. तो फर्स्टली दे प्रोवाइड इनसाइट टू मैनेजर्स. हमने बोला ये क्या होते हैं, गाइडलाइंस है, रूल्स है, जो क्या देते हैं, बेस देते हैं हाउ द ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑपरेट. सो डू दे प्रोवाइड एन इनसाइट टू द मैनेजर्स? यस. नेक्स्ट है दे आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक डिसीजंस. तो साइंटिफिक डिसीजंस जो ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाते हैं ये प्रिंसिपल्स के कारण ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाता है. आपको एम्प्लॉयज को सैलरी पे करनी है, तो आपको एचआर हो आप सपोज, तो आप फेवरेटिज्म से सैलरी पे करोगे क्या? ये मेरा फेवरेट है उसको ज्यादा सैलरी, ये मेरा नॉन फेवरेट है उसको कम सैलरी. नहीं. क्या करोगे? उसका आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करोगे. परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करके सैलरी पे करनी है. ये क्या है? ये है आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल. तो यहाँ पे क्या साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है? यस. सो दैट इज व्हाट इज साइंटिफिक डिसीजन. There are proper standard set of rules, guidelines जो use करके organizations चल रहे. So that is the importance of principles. They help to coordinate and control. Coordination का मतलब होता है all the people, all the managers working in the organization, they will have to coordinate with one another, work in harmony with each other. ऐसे चलेगा क्या कि परचेज डिपार्टमेंट में ऑर्डर दिया है, गुड्स आए हैं, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट पे करने को रेडी नहीं है, चलेगा? नहीं. द पेमेंट, द ऑर्डर बीइंग डिलीवर्ड, द बिल बीइंग रेज्ड, द पेमेंट बीइंग मेड, क्या ये सब लाइन में फ्लो में चलना चाहिए? यस. तो क्या कोऑर्डिनेशन सब डिपार्टमेंट्स के बीच में नेसेसरी है? यस. सो कोऑर्डिनेशन किस चीज से होता है? व्हेन देयर आर प्रॉपर रूल्स, गाइडलाइंस व्हिच आर सेट, वो फॉलो हो रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश हो जाएगा. सिमिलरली कंट्रोल का मतलब क्या होता है? आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई टारगेट सेट किया है. से हमने टारगेट सेट किया कि हमारा ये ईयर का जो सेल है वो 50 लाख होगा. सो 50 लाख तक हमारा सेल होने वाला है. अब हम क्या करते हैं, एक्चुअली परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से. फिर ईयर एंड में क्या देखेंगे कि वो 50 लाख रीच हुआ कि नहीं. अगर हुआ है तो गुड, टारगेट इज अचीव्ड. इफ नॉट, वील हैव टू फाइंड कि 30 लाख तक ही पहुंचा तो 50 क्यों नहीं पहुंचा, 20 लाख का डिफरेंस क्यों आया. ये डिफरेंस आया है, उसके रीजंस फाइंड आउट करो, उसमें इम्प्रोवाइजेशंस करो. इस चीज को बोला जाता है कंट्रोलिंग. तो क्या आप स्टैंडर्ड सेट करोगे, इवैल्यूएशन के रूल्स रखोगे, चेकिंग के रूल्स रखोगे, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के रूल्स रखोगे, तो क्या ये अच्छे से हो पाएगा? कंट्रोलिंग. यस. सो दैट इज व्हाट इज डन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल. नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू डेवलप एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच. किस चीज के लिए आप काम कर रहे हो, क्या आपका पर्पस है, क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है, ये अचीव करने के लिए हेल्प होता है बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स विच आर यूज्ड. इट एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. नए प्रोडक्ट्स लाने हैं, नए डेवलपमेंट्स करने हैं, प्रिंसिपल्स में नए डेवलपमेंट्स करने हैं, सब इंश्योर किस चीज से होता है? बाय हैविंग गुड प्रिंसिपल्स इन प्लेस. नेक्स्ट, इट लीड्स टू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर आपके यहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइंस है, प्रॉपर चेक्स वगैरह जो है एस्टैब्लिश्ड है, तो क्या यहाँ पे आपके जो भी रिसोर्सेस है
मॉनेटरी रिसोर्सेस हो, रॉ मटेरियल हो, मैन पावर रिसोर्सेस हो, क्या ये वेस्ट नहीं होंगे और प्रॉपरली यूटिलाइज हो पाएंगे? यस. सो इट हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. नेक्स्ट होता है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? बिजनेस इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी. क्या बिजनेस बहुत सारे बेनिफिट्स सोसाइटी से डिराइव करता है? यस. लोग जो काम कर रहे हैं उसके पास कहां से आते हैं? सोसाइटी से. जो उसके कस्टमर्स हैं दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी. जो उसको रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई कर रहे हैं उसके सप्लायर्स, क्या वो भी सोसाइटी का पार्ट है? यस. प्लस द रॉ मटेरियल विच द ऑर्गेनाइजेशंस आर अक्वायरिंग, क्या ये भी सोसाइटी का ही पार्ट है, एनवायरमेंट का पार्ट है? यस. तो जैसे बिजनेस बेनिफिट्स डिराइव कर रहा है सोसाइटी से, क्या बिजनेस की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स द सोसाइटी? यस. तो उनके एम्प्लॉय की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके कस्टमर्स की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो जब प्रॉपर प्रिंसिपल्स रहेंगे कि हम कभी कस्टमर्स को चीट नहीं करेंगे, हम एम्प्लॉयज को सैलरी टाइम से पे करेंगे, हम एम्प्लॉयज को प्रॉपर फैसिलिटीज उनके इंप्रूवमेंट के लिए प्रोवाइड करेंगे, ये क्या हो गए? प्रिंसिपल्स. तो क्या इससे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसेस समझ रहे हैं और उस लाइन में काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को लगेगा? यस. So that is what is understanding social responsibility. So these are what? These are the benefits of having good principles of management या significance of principles of management. इसकी memory technique जो आती है वो है manager scores. M, insight to managers. S, scientific decisions. C, coordinate and control. O, objective approach. R, research and development. E, efficient utilization of resources. S, understanding social responsibility. So using the principles of management, manager scores. What is the significance of principles of management? Manager scores. M, insight to managers. S, scientific decision. C, coordinate and control. O, objective approach. R, research and development. E, efficient utilization of resources. And S, understanding social responsibility. Right? Nature of principles क्या था? Universal, equal, flexible, general, behavioral, cause and effect, practice and experiments. And significance of principles: manager scores. M, insight to managers. S, scientific decision. C, coordinate and control. O, objective approach. R, research and development. E, efficient utilization of resources. And S, understanding social responsibility. Clear? Once again, nature of principles: universal, equal, flexible, general, behavioral, cause and effect, practice and experiments. Significance of principles: manager scores. M, insight to managers. S, scientific decisions. C, coordinate and control. O, objective approach. R, research and development. E, efficient utilization of resources. And S, understanding social responsibility. Clear? नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हेनरी फयोल्स प्रिंसिपल्स या हेनरी फयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नाउ यहाँ पे क्या है? हेनरी फयोल इज बेसिकली कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. तो इसलिए जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उसको बोला जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट या हेनरी फयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. कितने प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं हमको? यहाँ पे हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं. अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, अगेन इट विल बी जनरली फॉर 4 मार्क्स. तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 5 से 6 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं. सब आपको अगर याद रह रहे हैं तो यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द आंसर जस्ट लाइक वी हैव सीन फॉर अदर आंसर्स. तो सब पॉइंट्स लिखो और एक्सप्लेन कितने करो? 4-6 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो. फाइन. सो दैट इज हाउ यू विल फ्रेम द आंसर. पहले एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर इसकी स्टोरी लाइन क्या है वो समझते हैं. सबसे पहला प्रिंसिपल जो दिया है हेनरी फयोल ने, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव से? Principle of initiative says that new ideas of people working in the organization, new ideas of anyone who is coming to you to put in their idea, pitch their idea, they should be encouraged. तो organization में सिर्फ
टॉप मैनेजमेंट का अथॉरिटी रहेगा, उनका ही डिसीजन मेकिंग रहेगा, ऐसे नहीं चलता है. They have to consider the opinions, they have to consider the thoughts, the new ideas which are brought in by the juniors, by the employees, by the people working in the organization. So new ideas have to be encouraged. That is called as principle of initiative. Next है principle of esprit de corps. Esprit de corps का मतलब क्या होता है? Union is strength. आप अकेले काम करके क्या आगे जा सकते हो या ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हो? नहीं. So all the people working in the organization should work unitedly, should work as a team, should work together to grow their organization. So that is said in principle of esprit de corps. Next है principle of centralization. Now as per the principle of centralization it is said कि जो भी organization के powers होते हैं they have to be kept in the hands of only a few people. कंट्रोल करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को लोग few होने चाहिए, कम होने चाहिए, so that decision making is quick, faster decisions लिए जा सकते हैं, उनके बीच में जो भी ऑर्डर्स है वो प्रॉपरली फ्लो हो सकते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन का टाइम जो है कोई भी चीज करने में, डिसीजन लेने में, ये क्या हो सकता है? इम्प्रूव. सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. Concentration of power or the decision making in the hands of few people. So instructions will be received from only a few particular set of people. Next आता है principle of division of work. क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा पूरा सब काम कर रहा है? ऐसे हो सकता है? हो भी सकता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती. उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? वही प्रोडक्शन का एक्टिविटी देख रहा है, वही फाइनेंस का देख रहा है, वही एचआर का देख रहा है, वही सब टैक्सेशन रिलेटेड चीजें देख रहा है. तो पॉसिबल है क्या मल्टीटास्किंग? इतने लेवल पे पॉसिबल नहीं होती है. सो जो भी काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में इट शुड बी डिवाइडेड इनटू प्रॉपर टीम्स, इट शुड बी सेग्रीगेटेड. जो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के, डिपार्टमेंट के, उनको एज दैट हेड अपॉइंट करना चाहिए एंड द वर्क हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो क्या करना नेसेसरी होता है फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो? डिविजन ऑफ वर्क, प्रॉपर डिविजन ऑफ वर्क. दैट इज राइट वर्क हैज टू बी गिवन टू राइट पर्सन या राइट पर्सन हैज टू बी एम्प्लॉयड फॉर द राइट जॉब विच लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यहाँ पे एक डेवलप होना चाहिए पैटर्न जहां पे एक सीनियर है, उसके नीचे एक जूनियर काम करता है, ऑपरेट करता है. तो क्या होगा? ये सीनियर जो है ये डिसीजंस वगैरह जो लिए हुए हैं ये कम्युनिकेट करेगा जूनियर को, उससे काम करवा के लेगा, उससे रिपोर्टिंग लेगा. तो यहाँ पे क्या डेवलप होती है? ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. सीनियर के पास क्या होती है? अथॉरिटी टू गिव इंस्ट्रक्शंस, टू गाइड, टू मोटिवेट द जूनियर्स. और जूनियर्स के पास क्या है? जूनियर्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको जो काम दिया गया था क्या उन्होंने वो प्रॉपरली कंप्लीट किया है, नहीं किया है, किधर तक पहुंचा, क्या किया है, क्या एक्शन लिया गया है. सो अथॉरिटी किसके पास रहती है? सीनियर के पास. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास? जूनियर के पास. So this authority responsibility relationship is necessary to run the organization smoothly. Next आता है principle of scalar chain. Principle of scalar chain मतलब डिपार्टमेंट जैसे बनता है उसमें टॉप में मैनेजर होना चाहिए, उसके नीचे डिपार्टमेंट का हेड होगा, उसके नीचे सुपरवाइजर, उसके नीचे फोरमैन. फोरमैन मतलब द पीपल हु एक्चुअली वर्क. सुपरवाइजर मतलब हु ओवरसी द परफॉर्मेंस. डिपार्टमेंट हेड मतलब टॉप मैनेजमेंट से जो कम्युनिकेट कर रहा है और जो जो काम करना है वो इम्प्लीमेंटेशन करवा के ले रहा है. सो दैट इज अ हायरार्की विच शुड एग्जिस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसी हायरार्की जब आएगी या ऐसी ऑर्डर जब आएगी उसको क्या बोला जाएगा? स्केलर चेन. यहां से जो भी मैसेजेस है ये कम्युनिकेट होंगे जूनियर्स तक. जो हमने बोला है उनको अथॉरिटी है ना हर सीनियर को. सिमिलरली ये क्या काम कर रहे हैं, इनका रिपोर्ट क्या है, इनका अपडेट्स क्या है, क्या ये ऊपर तक पहुंचते जाएंगे? यस, बिकॉज जूनियर्स की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट टू देयर सीनियर्स. सो दैट इज हाउ अ स्केलर चेन विल ऑपरेट. और ज्यादा लोग जब एक के नीचे एक होंगे तो सब काम बांट के डिवाइड होके प्रॉपरली किया जा सकता है.
नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अगर आपको 5 सीनियर्स है और सब अलग अलग ऑर्डर्स दे रहे हैं, आपको क्या कंफ्यूजन हो जाएगा किसका ऑर्डर सुनना है? यस, सो व्हाट शुड बी देयर? देयर हैज टू बी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड जो है वो सिर्फ एक सीनियर से आनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, ओनली वन पर्सन शुड बी इंस्ट्रक्टिंग द जूनियर्स व्हाट वर्क इज टू बी डन। तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि किसके इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। क्या जो रूल्स रेगुलेशंस है ऑर्गेनाइजेशन की वो प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए? यस। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या बोला गया है? ऑल द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन? ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में हमने डिस्कस किया फेयर वेजेस पे होने चाहिए। वो कैसे डिटरमाइन होने चाहिए? साइंटिफिकली प्रॉपरली डिटरमाइन होने चाहिए। जैसा परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे वेजेस डिटरमाइन होके पे हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जो भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्होंने क्या करना चाहिए? उन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल प्रॉफिट साइड में रख के ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए पहले सोचना चाहिए, so that the organization can perform well. When if everybody starts thinking about themselves first, तो क्या होगा? सब अपने इंडिविजुअल गोल्स पे ध्यान देंगे, क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल पे फोकस कर पाएंगे? नहीं। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ फेयर सिनेरियो। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में ये बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीजें हैं वो सब ऑर्डरली पैटर्न में होनी चाहिए। Proper people should be at the proper place at the proper time. Proper raw material should reach the proper place at the proper time. So right people, right things at the right place at the right time, ये essential है कोई भी organization में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में बोला गया है कि जो भी एम्प्लॉयज है, जो भी लोग काम करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में या इंटरेक्ट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से, सबको क्या मिलनी चाहिए? फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो क्रिएट करता है वो। आपने सुना होगा कोई कोई लोग जब जॉब में लगते हैं तो उनको तुरंत परमानेंट नहीं किया जाता, उनको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है, ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है, तो उधर उनकी अपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं हुई रहती है। तो वहां पे क्या लोग इतना डेडिकेटेडली काम करेंगे जो है टेम्पररी बेसिस पे रखे गए हैं? उनको लगेगा मैं परफॉर्म करूंगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो अभी तक कंफर्मेशन आया ही नहीं है मेरे अपॉइंटमेंट का। तो जब तक आप उनको एक स्टेबिलिटी का अश्योरेंस नहीं देते, क्या एम्प्लॉयज को कनेक्टेड लगेगा टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन? नो। इसलिए यू शुड बी प्रोवाइडिंग देम दैट सपोर्ट, दैट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जिससे उनको क्या लगे कि मैं यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्म करूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होने वाली है, सिमिलरली मेरी भी ग्रोथ होने वाली है। So that is what will motivate them, create a sense of belonging, due to which they will perform in a better way. समझे 14 principles? Yes. अब इनको याद कैसे रखना है? याद रखने के लिए एक स्टोरी लाइन डेवलप करते हैं। एक है ए पर्सन, दूसरा है बी पर्सन। ए है अपना फाइनेंस का एक्सपर्ट, बी है अपना टेक्नो एक्सपर्ट। बी के पास क्या थे? बी के पास नए आइडियाज है बट उसके पास फंड्स नहीं है। उसको ये नहीं पता है कि अपना फंड्स वगैरह कैसे मैनेज करने हैं, फंड्स कहाँ से लाने हैं, ना उसके पास खुद के पास सफिशिएंट फंड्स है। तो वो क्या करता है? वो ए को अप्रोच करता है, बोलता है हम बिजनेस चालू करते हैं। तो बी क्या लाएगा? अपना टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, और ए क्या लाएगा? अपने फंड्स और अपने एक्सपर्टीज। ओके, तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव फॉलो करेगा, न्यू आइडियाज आर गोइंग टू बी एनकरेज्ड। नेक्स्ट क्या है? उसके बाद दे आर गोइंग टू डिसाइड टू वर्क टुगेदर। क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ एस्प्री दी कॉर्प्स, राइट? यूनियन इज स्ट्रेंथ, दे डिसाइड टू वर्क टुगेदर। अब क्या ए सिर्फ फंड्स प्रोवाइड करेगा और बी काम करते रहेगा, अकेले सब हो सकता है क्या? नहीं।
तो उसको क्या करना पड़ेगा, ही विल हैव टू डू डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क करने के बाद क्या डेवलप होगी, उसकी डेवलप होगी एक स्केलर चेन, राइट। डिवीजन ऑफ वर्क करने के बाद उसकी डेवलप होगी स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब सीनियर होगा, उसके जूनियर्स अपॉइंट होंगे, इस तरीके से ऑपरेशंस चलेंगी। स्केलर चेन के बाद ऑटोमेटिकली क्या आ जाती है, जब भी स्केलर चेन एस्टैब्लिश होती है वहां पे आ जाती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बराबर है, क्योंकि ये बी के नीचे टीम बनेगी, एक्स है जो है मैनेजर, वाई है जो है सुपरवाइजर या फोरमैन, जेड जो है फोरमैन। समझा क्या चल रहा है? क्या किया बी ने, डिवीजन ऑफ वर्क किया, स्केलर चेन डेवलप की, और जिससे क्या एस्टैब्लिश हो गई, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। कितने प्रिंसिपल्स हो गए, 5 अभी यहां तक कवर हो गए। अब ए बोल रहा है ये सब ठीक है, बट क्या है, पैसे किसने दिए हैं, मैंने, तो मैं अपने पास रखूंगा द डिसीजन मेकिंग पावर। तो क्या है यहां पे, सेंट्रलाइजेशन। ओके, उसके बाद वो बोल रहा है कि जो एचआर वाला मैनेजमेंट का पार्ट है वो भी मैं अपने पास रखूंगा। इसमें से कौन सा पार्ट है, उसमें आता है एक तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का, और दूसरा क्या है, रेम्यूनरेशन का। यहाँ पे ये जो टीम पूरी काम कर रही है, इसको इंस्ट्रक्शंस कहां से मिल रहे हैं, सिर्फ बी से, एक से ही मिल रहे हैं, एक सीनियर से। तो यहाँ पे बी के पास क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। जो भी केस रहेगा, क्या सब एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सो दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हो गए क्या मैक्सिमम प्रिंसिपल्स कवर? कितना हो गया, पहला प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, न्यू आइडिया एनकरेज कर दी। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एस्प्री दी कॉर्प्स, यूनियन इज स्ट्रेंथ। उसके बाद बी ने अपना टेक्नो वाला लाइन हैंड में लिया और क्या कर दिया, थर्ड डिवीजन ऑफ वर्क, जिससे एस्टैब्लिश क्या हो गई, स्केलर चेन। उसके बाद क्या डेवलप हो गया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट ए ने बोला कुछ बेसिक पावर्स मेरे हाथ में ही रहेंगे, तो क्या है, सेंट्रलाइजेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। उसके बाद क्या है, वो बोला कि एचआर वाला डिपार्टमेंट भी मैं देखूंगा, तो क्या करेगा वो, एम्प्लॉयज को स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करेगा एंड उनका रेम्यूनरेशन का भी ध्यान वही रखेगा। ये जो पूरी टीम है ये किसके अंडर काम कर रही है, बी के अंडर, तो उनको क्या मिल रहा है, यूनिटी ऑफ command, and everybody is working in one direction, that is benefit of the organization, that is unity of direction. बाकी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी था, फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल, और क्या क्या छूटे, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। समझ गया क्या? चलो एक एक ऑर्डर से बता दो। इनिशिएटिव, एस्प्री दी कॉर्प्स, डिवीजन ऑफ वर्क, स्केलर चेन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए के पास क्या चला गया, सेंट्रलाइजेशन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, रेम्यूनरेशन। बी के हाथ में क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड, एवरीबडी इज टुगेदर गोइंग टू वर्क इन वन डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 10 तो याद रह गए, ग्रेट। वंस अगेन, पूरा बोलो, आंसर में पूरा लिखना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ एस्प्री दी कॉर्प्स, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फाइन, ओके। और 4 क्या थे,
principle of order, principle of equity, principle of discipline, and principle of subordination of individual interest to general interest. वो एम्प्लॉय के एंगल से था कि खुद का इंटरेस्ट साइड में रख के हमको ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट देखना है. किसके प्रिंसिपल्स है ये? हेनरी फयोल्स प्रिंसिपल. प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. याद रहेगा? फास्ट बता दो फिर से एक बार. प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ एस्प्री दी कॉर्प्स, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइड शिफ्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. डन? Okay. That's it for today. We'll continue the remaining part in the next session. Thank you.